हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोनसन और आज आप सबका फिर से स्वागत है बीकॉम सेकेंड ईयर क्रैश कोर्स। हमने हमारा सेल चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज शुरू कर रहे हैं डेप्रिसिएशन एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन। एक्चुअली वाली बुक मतलब इनकम टैक्स की बुक में ये दोनों अलग अलग चैप्टर है। डेप्रिसिएशन अलग है और बिजनेस एंड प्रोफेशन अलग है, पर हम लोग इसे कंबाइन पढ़ेंगे। आज हम लोग पूरा डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन पूरा पूरा फिनिश कर देंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन, वैसे बिजनेस एंड प्रोफेशन यानी डेप्रिसिएशन पे जाने से पहले एक कॉमन चीज़ पूछूंगा आपसे। बिजनेस किसे बोलते हैं हम लोग? क्या आंसर, क्या आप किसे बोल सकते हैं कि कोई सी भी बिजनेस बिल्डिंग ली, इसका नाम एबीसी लिमिटेड, इस वाली बिल्डिंग के अंदर हम लोग अपना कंपनी चलाते हैं या कोई सा भी बिजनेस चलाते हैं जिस बिजनेस का नाम एबीसी लिमिटेड है, ठीक है। और इससे जो भी इन प्रीवियस ईयर 2020-21 में प्रॉफिट अराइज हुआ, उसे हम लोग बिजनेस का प्रॉफिट बोल सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल इसे बिजनेस का प्रॉफिट बोल सकते हो। किसी भी बिजनेस का, अगर ठेले वाला कोई अपना काम कर रहा है तो वो बिजनेस हो गया ना। मतलब बिजनेस का मतलब क्या होता है, जो रेगुलर डे पे एक्टिविटी चलती हो। जैसे मान लेते हैं मैं एक बिजनेस चलाता हूँ कपड़ों का, मेरे पास क्लोथ बिजनेस है। जिस बिजनेस को मैं पूरे साल करता हूँ यानी होल ईयर, जिस भी बिजनेस को मैं पूरे साल करता हूँ ना, वो तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा, यानी बिजनेस और प्रोफेशन में आएगा। और जिस बिजनेस को मैंने हो जाए पूरे साल नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 महीने करना है, तो ये बिजनेस और प्रोफेशन हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस और प्रोफेशन बोलता है जो भी एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे चल रही है वो बिजनेस और प्रोफेशन में आएगा। उसके अलावा बाकी सारी एक्टिविटी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। जैसे मानो मेरा कमीशन का काम है, मेरा डेली का काम ही है, ठीक है। मैं पूरे साल भर कमीशन का काम करता हूँ। लेकिन मैं से पहला केस तो ये रहा। दूसरा केस लेते हैं अपन लोग कि मैं एक फर्म में जॉब करता हूँ और कभी कभार साल में मतलब 5-6 बार कमीशन का काम भी कर लेता हूँ। इस क्लाइंट को उस क्लाइंट से मिलवा दिया, इसका मुझे बीच कमीशन मिल गया, बस इस तरीके से। तो जो मैं पूरे साल भर कमीशन का काम करता हूँ वो तो बिजनेस और प्रोफेशन में आएगा, और जो मैं कभी कभार करता हूँ वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चल जाएगा। आइए शुरू करते हैं चैप्टर बिजनेस और प्रोफेशन। इसका पहला टॉपिक लेंगे डेप्रिशिएशन। डेप्रिसिएशन पढ़ने से पहले इसका मतलब समझते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। ये हमारी कोई मशीन है जिसे हमने खरीदा, तो क्या आप बता सकते हैं मशीन की प्राइस बढ़ेगी या कम होगी? मतलब अगर आपने ये मशीन 10 लाख रुपए की खरीदी तो 5 साल बाद इसकी प्राइस बढ़ेगी या घटेगी? आंसर आएगा घटेगी। क्यों? क्योंकि मशीन एक डेप्रिशिएबल असेट है। तो जो भी असेट जो डेप्रिशिएबल है यानी समय के साथ जिनकी वैल्यू घटती है उनके ऊपर हम लोग डेप्रिशिएशन लगाते हैं। आइए लिखते हैं कि डेप्रिसिएशन में क्या क्या आते हैं, मतलब किस किस के ऊपर डेप्रिसिएशन अवेल होता है और किस के ऊपर डेप्रिसिएशन अवेलेबल नहीं होता। सबसे पहले लिखेंगे डेप्रिसिएशन नॉट अवेलेबल। डेप्रिसिएशन
नॉट अवेल ऑन। पहला तो आता है लैंड एंड बिल्डिंग सेकंड आता है शेयर कैपिटल। लिखते रहिए आप मेरे साथ। जी हाँ, क्योंकि मैं रफ कर दूंगा फिर आपको दिक्कत आएगी हर बार की तरह, इस कारण लिखते रहना है इन सबको। उसके बाद फिर आता है इन्वेस्टमेंट। और फिर आती है गुडविल, और जितने भी करंट असेट होते हैं, ऑल करंट असेट्स, इन सब के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। अगर आप शेयर कैपिटल को इसका सब्स्टिट्यूट वर्ड देखना चाहते हैं तो आप इसे ये भी बोल सकते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन सभी के ऊपर जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो नहीं लगता है। तो सवाल ये आता है कि लगता किसके ऊपर है फिर भैया? इन सबको छोड़कर जितनी भी फिक्स्ड असेट होती है उन सभी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। यहीं पर लिखिए इसके नीचे, डेप्रिसिएशन अवेल ऑन ऑल फिक्स्ड asset except above 5। यानी जितनी भी हमारी फिक्स्ड असेट है उन सभी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा एक्सेप्ट अबोव 5। क्यों? क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है? हमारी फिक्स्ड असेट होती है। शेयर कैपिटल क्या होती है? जी हाँ, ये भी हमारी फिक्स्ड असेट के मतलब ये शेयर कैपिटल में जाती है एक्चुअली कंपनी में, लेकिन लॉन्ग टर्म असेट हो गई ना हमारी, देखा जाए तो एक तरह से। जी हाँ, लॉन्ग टर्म असेट हो गई। इसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट, ये कौन सा होता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर लेते हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर। असेट साइड में जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है, ये पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बैलेंस शीट होती है। उसके असेट साइड में लॉन्ग टर्म असेट करके आता है, और उसके नीचे एक सब पॉइंट है वाला नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। गुडविल, हमारी जो सेल्फ जनरेट करी है गुडविल, तो उस पर कैसे कोई डेप्रिसिएशन लगा सकता है? मतलब गुडविल तो बढ़ते रहती है ना, बढ़ते रहती है, घटते रहती है। मानो ये एक कस्टमर है मेरा और मैं ये हूँ, ठीक है, मैंने इसे अच्छी सर्विस दी, मेरी गुडविल क्या जाएगी? ऊपर जाएगी। और मैंने इसे बेकार सर्विस दी तो मेरी गुडविल कैसे जाएगी? नीचे गिरेगी। बस, तो गुडविल कभी भी डेप्रिसिएशन लग नहीं सकता। ये एक्चुअली नॉमिनल नेचर का है, ये बढ़ भी सकती है तो घट भी सकती है। चलिए आइए देखते हैं कि कंडीशन क्या क्या होती है। मतलब बिजनेस के अंदर आप डेप्रिसिएशन का अवेलेबल किस तरह से करवा सकते हो, मतलब डेप्रिसिएशन का डिडक्शंस किस तरीके से ले सकते हो, यानी माइनस किस तरीके से कर सकते हो बिजनेस एंड प्रोफेशन की जो भी इनकम आएगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं ये मिटा रहा हूँ, एक बार लिख लिया होगा आप लोगों ने।
कंडीशन सबसे पहली वाली, asset purchased by an assessee, यानी assessee जिसके हाथ में इनकम टैक्सेबल है उसने असेट परचेज कर रखी होगी, यानी असेट बिजनेस के काम में आनी चाहिए या बिजनेस ने परचेज करी होनी चाहिए उस वाली असेट को। यानी अगर आपके पड़ोसी का बच्चा है तो क्या आप उसके ऊपर हक जता सकते हो जाकर, मतलब आप उसे कुछ भी बोल सकते होगे या आप उसे कुछ भी मार सकते हो या आप उसकी फीस डिपॉजिट करवा सकते हो? नहीं ना, वो बोलेगा भाई मेरा बच्चा है तो क्यों करवा रहा है फीस डिपॉजिट। तो इसी तरीके से जो असेट जो होती है वो आपके खुद के बिजनेस की होनी चाहिए, तब ही डिडक्शन मिलेगा डेप्रिसिएशन का। दूसरी कंडीशन, असेट मस्ट बी यूज्ड इन बिजनेस, यानी अपने सबसे पहले एक बिजनेस बना लेते हैं अपना, जिससे आसानी रहेगी। ये हमारा एक बिजनेस है और ये हमारी असेट है। अगर असेट बिजनेस के यूज में आ रही है तो ही डेप्रिसिएशन अवेल होगा, वरना फिर नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। ये ठीक उसी प्रकार का पॉइंट है, अगर आपका बच्चा है तो ही आप फीस डिपॉजिट करवा सकते हो अपने बच्चे की, वरना नहीं करवा सकते। फीस डिपॉजिट करवा कर दिखा सकते हो ये मेरा एक्सपेंस है। अरे अगर पराये बच्चे की करवा दिया तो क्या एक्सपेंस दिखा पाओगे? आपकी बीबी आपको मार डालेगी। उसी तरीके से नहीं दिखा सकते। तो ये डेप्रिसिएशन यानी अपनी खुद की असेट होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, इफ asset use partly in business and in house, यानी ये एक असेट है जो आधी तो काम आ रही है बिजनेस के अंदर, आधी काम आ रही है घर के अंदर। लेट्स से इस वाले असेट की वैल्यू 10,000 रुपए है और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना है 10% के हिसाब से। 10,000 का 10% हो जाएगा 1,000 रुपए। तो क्या 1,000 रुपए इसमें आएगा या 1,000 रुपए इसमें आएगा या फिर 1,000 रुपए आधा आधा करके इन दोनों में आ जाएगा? आंसर क्या होगा आपका? क्या जो 1,000 रुपए सारा सारा बिजनेस में ट्रांसफर कर देंगे या इन दोनों को आधा आधा ट्रांसफर कर देंगे? यानी असेट का आधा हिस्सा और आधा हिस्सा तो बिजनेस में यूज में आ रहा है और आधा हिस्सा घर में काम आ रहा है। तो फिर जो डेप्रिसिएशन अवेल होगा ना बिजनेस के अंदर, यानी बिजनेस की ये वाला जो पी एंड एल बनेगा, पी एंड एल के डेबिट साइड में जो डेप्रिसिएशन अवेल होगा वो केवल 500 रुपए का होगा, 1,000 रुपए का नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज समझ में आ गई। मैं मिटा रहा हूँ एक बार इस डायग्राम को केवल। अब चौथी चीज देखिए, डेप्रिसिएशन जो होता है ना, नॉट above
असेट, यानी ये हमारी मशीनरी है जिसे हमने परचेज करा था ₹10,000 में। अब हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया पिछले 10 से 11 साल में, ₹1,00,000 का। और इस साल पता हम लोगों ने कितना चार्ज कर लिया? ₹10,000। सॉरी 1,00,000 क्या, एक सेकेंड, डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर लिया ₹10,000 का, यानी जो इस मशीन की कॉस्ट थी उतना ही हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। तो क्या इसके आगे हमें डेप्रिसिएशन अवेल होगा? और अगर अवेल होगा तो कौन सी कॉस्ट पे होगी? मशीन की कॉस्ट तो खत्म हो गई पूरी, तो फिर डेप्रिसिएशन भी हमें अवेल नहीं होगा। मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं आ रही तो मैं आपको बताता हूँ। 10,000 रुपये माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन का, वैल्यू आ जाएगी नील। इसके ऊपर 10% मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, तो 0 के ऊपर 10% निकालो, कितना जाएगा आंसर? वह 0 आ गया। तो इसी तरीके से मैंने प्रूव कर दिया कि जो डेप्रिसिएशन है ना, असेट की कॉस्ट से ज्यादा लग ही नहीं सकता। फिफ्थ पॉइंट, डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है ऑन ब्लॉक ऑफ असेट। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लो, ब्लॉक ऑफ असेट। इसे बोलते क्या हैं, आइए समझते हैं। ये सारी हमारी असेट है, लेट्स सपोज ये ₹1,00,000 की हमारी असेट है, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है एट द रेट 10%। कितनी असेट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक सेकेंड, इसकी वैल्यू 1,00,000 की जगह 90,000 ले लो। 90,000 है, और ये असेट के सारे ब्लॉक है। तो अगर मैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाऊं 1 साल का, तो कितना लगेगा? 10% 90,000 कितना जाएगा? ₹9,000। ये हो गया हमारा केस 1। अब आ जाएंगे, चलते हैं केस 2 पे। लिख लेना केस 1 केस 2। मैं तो रफ में मतलब समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आप सिलिंग से लिख लेना। केस 2, अगर if sold 1 block of asset for rupees 50,000, यानी इस वाले में से ये जो एक ब्लॉक है ना, हमने 50,000 रुपए का बेच दिया, तो डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा भाई? डेप्रिसिएशन 90,000 रुपए, आप ही समझना, 90,000 रुपए की असेट है, इसमें से कितने की असेट बेच दी? 50,000 रुपए की असेट बेच दी, तो बची कितनी की असेट? 40,000 रुपए की हमारी असेट बची। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, इस 40,000 पे लगेगा, कितना जाएगा? 4,000 रुपए। आइए एक केस और देखते हैं। मैं इस केस 1 को मिटा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा ऐसे।
केस वन block of asset sold for rupees 1 लाख। जी हाँ, मैंने पॉइंट बिल्कुल सही लिखा है। ऐसे मत सोचिए कि मैंने कोई नशा वशा कर रखा है, नशा तेरे प्यार में, वो वाला नहीं कर रखा मैंने नशा। मैं बोल रहा हूँ अगर यही वाला एक ब्लॉक है ना इस असेट का, मैंने बेचा है ₹1,00,000 में, मतलब 90,000 रुपए की कॉस्ट है। यहाँ पर देखिए एक बार आप, 90,000 रुपए की कॉस्ट है और इसमें से 1,00,000 रुपए सोल्ड आउट कर दिया, माइनस 1,00,000 रुपए। तो प्रॉफिट प्रॉफिट आ गया। फिर तुम्हारे पास कितना है, जल्दी बोलो। 10,000 रुपए। तो उस 10,000 रुपए को हम लोग बोलेंगे STCG के आगे वाले चैप्टर में आएगा। अभी के लिए समझाया था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि मशीन एक डेप्रिशिएबल एसेट होती है। अब एक चीज बताओ, डेप्रिसिएशन कौन से अमाउंट पे निकालोगे, क्योंकि STCG आ गया और असेट की जो वैल्यू है ना वो 0 आ गई, तो डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है, 10%। 0 पे कितना आएगा, 0। यानी हमने क्या समझा, अगर इस असेट में से कोई सा भी एक ब्लॉक बेच दें अपन, ठीक है, एक ब्लॉक बेच दें, और अगर वो एक ब्लॉक पूरी असेट की वैल्यू का प्राइस का हो जाए तो फिर डेप्रिसिएशन निल आएगा। आइए समझते हैं एक और पॉइंट से। मतलब एक केस है, इसके अंदर 4, केस 1, केस 2, केस 3। मैं इन दोनों केसेस को मिटा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा इसे। केस 4, इफ us all asset sold for ₹10,000। यानी इस वाले पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझिए इसे। सारी की सारी असेट जो है ना 10,000 रुपये में बिक गई, यानी ये जो पूरा जो ब्लॉक है ना सेट का, वो 10,000 में सोल्ड आउट हो गया, यानी बिक गया। पर असेट की वैल्यू 80,000 रुपए बची। बताऊं कैसे, 90,000 माइनस 10,000, अमाउंट कितना आया, 80,000। असेट कोई बच रही ऑर्गेनाइजेशन में, देखकर बताओ, सारी असेट भेज दी लेकिन तब भी 80,000 रुपये बचा हुआ है, तो असेट की वैल्यू कोई सी भी बच नहीं रही है। तो फिर ये हमारा, हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं काट सकते। और ये जो 80,000 रुपये जो आया है ना, माइनस का 80,000 रुपये, ये एल मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा, STCL। उम्मीद करता हूँ आपको वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। और इस वाले पॉइंट को मैं इधर भी प्रूव कर सकता हूँ, इफ असेट परचेज असेट मस्ट बी, उम्मीद करता हूँ आपको वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं मिटा दूँ, जी हाँ मैं मिटा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने ऊपर वाला पॉइंट भी लिख लिया होगा और इसे भी लिख लिया होगा, इसके केस चारों के चारों केस भी लिख लिए होंगे। मैं मिटा रहा हूँ इसे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
कई जने बोल रहे हैं भैया डेप्रिसिएशन की रेट भी तो होगी ना आप, मतलब किस तरीके से बता रहे हो कि जैसे फर्नीचर के ऊपर कितना परसेंट, 10% है अभी आपने बताया, तो ये कैसे पता लगेगा जी? मैं नहीं निकालता इसे, इनकम टैक्स ने निकाल के हमें दे रखा है, रेट स्लैब दे रखा है इसके लिए, लिखिए मेरे साथ, रेट स्लैब, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रेजिडेंटल हाउस। फॉर सेल्फ, फॉर एम्प्लॉयर, इसकी जो रेट निकल कर आ जाएगी, सेल्फ वाले में 10%, और जो मतलब एम्प्लॉय के पास है उसके ऊपर 5%। जिस तरीके से फॉर्म बता रहा हूँ उस तरह से बनाना आप भी। अगर फर्नीचर है उसके ऊपर लगेगी 10%, अगर मोटर कार है, एक सेकेंड, और नीचे भी मोटर कार, नॉन टैक्सी और टैक्सी। आप एक चीज बताइए, अगर आपकी कार होगी और अगर आप ही उसे चलाएंगे, जैसे मानिए ये आपकी कार है और ये अपन है, अपनी कार ये है और ये अपन है, अपन अपनी कार को चलाएंगे और अपनी फैमिली मेंबर्स के अंदर बैठेंगे तो केयर करके रखेंगे। और अगर मानो अगर ये वाली जो गाड़ी है ना, ये वाली गाड़ी हम लोग हैं आउटसाइडर्स, यानी टैक्सी के रूप में काम में ले रहे हैं, तो वो तो साइलेंस से सामान में लेंगे ना, दरवाजा यूं पटका, कुछ भी करा, तो इस तरीके से करके डैमेज उसके अंदर ज़्यादा होगा। तो डैमेज ज़्यादा होगा तो डेप्रिसिएशन भी बट ऑब्वियसली ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन केवल डैमेज को बताता है, उस वाली एसेट में कितना डैमेज आ गया, तो डैमेज ज़्यादा आ रहा है तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा। चलिए लिखते हैं, जो नॉन टैक्सी है उसके ऊपर 15%, और जो टैक्सी है उसके ऊपर है 30%। इसी के अंदर लिख दिए प्लांट एंड मशीनरी, ये आ रहा है, एक बार समझ लेना, प्लांट एंड मशीनरी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है 15%। इसके अंदर हम लोग आगे सेक्शन भी पढ़ेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला, और एक वो सेक्शन पढ़ेंगे अंदर सेक्शन 32 AD, टेंशन दीजिए आगे पढ़ेंगे। अब मेन फिर आता है कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है 40%। और फिर आती है बुक्स जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, जी हाँ, 40%। फिर आ जाता है ट्रेडमार्क, या उसे आप जिसे बोल सकते हैं पेटेंट्स ऑल्सो, इसके ऊपर 25% लगता है। लेकिन इसके ऊपर बहुत पहले प्रोविजन इस तरीके का था, जो भी इसकी वैल्यू है ना, ये 10 से 15 साल में राइट ऑफ कर दी जाती थी। चलिए छोड़िए इस बात को, अभी तो मेनली इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 25% पे लग रहा है।
आइए एक और चीज़ लिखते हैं इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ आपने वाला टेबल बना लिया होगा, मैं इसमें मिटा रहा हूँ। इससे पहले रिवाइज करते हैं। चलिए, अगर घर हमारा है तो कितना लगेगा 5%, नहीं सॉरी, अगर घर हमने एम्प्लॉय का दे रखा है तो कितना लगेगा डेप्रिसिएशन 5%। अगर घर के अंदर हम रहते हैं तो 10% लगेगा। अगर हमने मोटर कार ले रखी है जिसे हम खुद चलाते हैं तो उसके ऊपर 15%, और जिसे हम लोग ड्राइवर एज अ टैक्सी यूज में लेते हैं उसके ऊपर 30%, प्लांट एंड मशीनरी भी तो 15%, फर्नीचर जो हमारे घर का फर्नीचर होता है उसके ऊपर लगा दो 10%। उसके यहाँ फिर जो आपको जो कंप्यूटर है जिसके आप गेम खेलते हो, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसके अंदर लगेगा 40%, बुक्स उसके अंदर लगेगा 40%, और ट्रेड मार्क या पेटेंट्स इसके ऊपर कितना लगेगा जल्दी बोलो। जी हाँ बिल्कुल सही, 25%। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। जी हाँ, एक और कंडीशन आ गई गलती से नहीं, इनकम टैक्स वाले गलती करते रहते हैं। चलो छोड़ो इस चीज को। जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो WDV मेथड पे लगेगा। WDV बोले तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब जिन बच्चों को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड नहीं पता उन्हें मैं समझाता हूँ सही से। क्या बोल रहा है वर्ड, राइट कर दो, डाउन फॉर डाउन कर दो, और फिर वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर आपकी असेट 10,000 रुपए की है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखो 10%। ठीक है, डाउन में डेप्रिसिएशन कितना लिखोगे, डाउन में आएगा डेप्रिसिएशन 10%, और जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो कितनी आ जाएगी, 10,000 का 10% कितना होगा 1,000, और 1,000 को माइनस कर दो, आपकी असेट की वैल्यू आ जाएगी 9,000। रिटर्न डाउन वैल्यू, डाउन में 10%, 10% 9,000 का कितना आ जाएगा 8,100 रुपये। फिर से इसी तरीके से डाउन में 10%, वैल्यू कितनी आ जाएगी 8,100 का 10% कितना होगा 810 रुपये। तो 810 रुपये इसमें से माइनस कर दो, एक सेकेंड, 7,290 रुपये। बस इसी तरीके से चलता जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको WDV का मतलब समझ में आ गया होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 10,000 रुपये की वैल्यू है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया 1,000 रुपये, कितना बचा 9,000 रुपये। अब इसके ऊपर फिर से 10% लगा दो, यानी 900 रुपये, कितना आया 8,100 रुपये। इसके ऊपर फिर से 10% लगा दो, 810 रुपये। 810 रुपये माइनस करोगे 790 रुपये, 700, 300, 290, कितना आ जाएगा 7,290 रुपये। बस यही समझ लो WDV मेथड। असेट यानी पहली कंडीशन, जो भी असेट है ना उन सभी के ऊपर WDV मेथड लगेगा, ऑल असेट, और ये फिक्स रूल है। पर 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 इसके अंदर भी एक एग्जेम्पशन आती है। इफ बिलोंग टू पावर सेक्टर then you can
ऑक्यूपाई, SLM या WDV, यानी अगर आप पावर सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो आप या तो SLM उठा सकते हैं या WDV उठा सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं उठा सकते। लेकिन अगर एक बार आपने जो उठा लिया ना, वही आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए मान्य हो जाएगा, यानी कंपलसरी हो जाएगा, फिर आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सोचें कि अगले साल मैं WDV ले लूंगा, उसके साथ अगले साल मैं SM ले लूंगा, SLM ले लूंगा, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखिए, इफ asset sold out during previous year, if asset sold अगर हमारी असेट सोल्ड आउट हो जाती है 2020-21 के बीच में, तो डेप्रिसिएशन होगा ना, कुछ भी नहीं लगेगा उस वाली एसेट पे, यानी डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू निल। जी हाँ, आप लोगों ने क्लास 11th और 12th में जो कंसेप्ट पढ़ा था वो बिल्कुल कोरी बकवास थी, केवल पुराने जमानों की बकवास थी, वो केवल कुछ काम नहीं आता। इनकम टैक्स के अपने अलग ही रूल हैं और ये अपने रूल हिसाब से चलता है इनकम टैक्स। तो अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 उसके अंदर बीच में अगर असेट्स होल्ड कर दी तो डेप्रिसिएशन नहीं हो जाएगा। अब कई बच्चे बोलेंगे भैया हम लोग तो क्या 2022-23 में एग्जाम दे रहे हैं, यानी तो हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा, 2020-21 होगा? नहीं, आपके जो प्रीवियस ईयर होगा 2021-22 होगा। अगर 21-22 के अंदर आपने असेट सोल्ड आउट कर दी 21-22 के बीच में, तो भी आपके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होगा, यानी बीच में बेचोगे तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर बात, इफ asset purchased यानी धक 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 धक, अरे अच्छा बेनिफिट मिला है, इतना टेंशन मत लो। अगर आपने जो असेट जो है ना परचेज करी है ड्यूरिंग अ ईयर, यानी किसी एक एकेडमिक ईयर के बीच में अगर आपने असेट परचेज करी है, तो उसको पता है डेप्रिसिएशन किस तरह से मिलेगा। आओ देखते हैं। बिफोर 3 अक्टूबर, आफ्टर 3 अक्टूबर। अगर 3 अक्टूबर से पहले आपने असेट खरीदी तो 100% डिडक्शन मिल जाएगी उस वाले असेट की, और अगर आपने 3 अक्टूबर के बाद खरीदी तो 50% मिल जाएगी। भैया कहना क्या चाहते हो आप? जी हाँ, समझाता हूँ आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। यानी एक एग्जांपल समझना है यहाँ पे। मैंने जो असेट है परचेज करी है 2 अक्टूबर 2020 को, यानी इस 3 अक्टूबर से एक दिन पहले, और मैंने उसी दिन पुट टू यूज कर दिया। ये वाला पॉइंट आगे बताऊंगा। ये समझ लीजिए आप 2 अक्टूबर को खरीदी और 2020 2 अक्टूबर खरीदी, उसी दिन काम में लेना शुरू कर दी, तो पता मुझे डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा। ये मानो ये असेट की प्राइस है 1 लाख रुपए, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना है 10%, यानी मुझे पूरा 10,000 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा।
आप लोगों ने क्या पढ़ा था क्लास 11 12 में, आइए बताता हूँ। जितने महीने की मतलब जितने महीने बचे हैं ना, जिस तारीख को खरीदी है, यानी 2 अक्टूबर से जितने ही महीने बचे हैं उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। आइए आपकी 11 12 में चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन। अक्टूबर की बात करते हैं। अक्टूबर को पूरा इंक्लूड करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन इन्होंने आपको बेनिफिट दे दिया। बेनिफिट कितने का दे दिया? 5,000 रुपये का, यानी 10,000 रुपये का। आप 10,000 रुपये आप लोग मतलब 100% जो आया ना उस वाले अमाउंट का आप क्लेम कर सकते हो। इसके अंदर बताता हूँ, यही केस है। मान लीजिए अमाउंट 2021 का है, मतलब ईयर। तीस मार्च को आपने कोई एसेट खरीदी 1 लाख रुपए की और उस दिन पुट टू यूज कर दी, तो आपको पता डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन है, इसका 50%, यानी 5,000 रुपये। यानी अगर आपने आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होने से एक दिन पहले भी एसेट खरीदी तो उस दिन यूज में लेना शुरू कर दिया, तो आपको डेप्रिसिएशन 6 महीने का मिल जाएगा, मतलब मुफ्त का। उम्मीद करता हूँ आपको वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, तभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उस हिसाब से मैं सारा मिटा रहा हूँ। यूज यानी डेप्रिसिएशन जो होगा ना वो एप्लीकेबल होगा जब असेट पुट टू यूज रहेगा। यानी मैंने ये मान लीजिए मैंने कोई सी भी असेट खरीदी 1 अक्टूबर 2020 को खरीदी, ठीक है। लेकिन पता है मैंने इसे पुट टू यूज कब करा? 30 मार्च 2021 को पुट टू यूज करा, तो मुझे डेप्रिसिएशन कितने में कितना अलाउ होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, 50%। असेट की वैल्यू में आप मान लो 1 लाख रुपए की थी और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना था 10%, 10,000 रुपये आ गया। इसका 50%, क्योंकि असेट जो होती है 31 मार्च को पुट टू यूज हुई थी, यानी आपने अपना 5,000 रुपये का नुकसान खा लिया खुद ही। बस इतना सा मतलब है। जब भी एसेट पुट टू यूज जाएगी उसी साल से डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जी हाँ, खुश हो जाओ, एडिशनल डेप्रिसिएशन की बारी आ गई, जिस पॉइंट का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ADDITI एडिशनल डेप्रिसिएशन जो भी आएगा पर एडिशनल डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगा? कोई सी भी नया प्लांट हो या मशीनरी हो, किस जगह लाए हो? जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर हो। आइए लिखवाता हूँ, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऐसा बड़ा बड़ा लिखना, ओनली
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए अप्लाई होगा। देखते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या है। एडिशनल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना देखा था हम लोगों ने न्यू प्लांट एंड मशीनरी में, जल्दी बताओ। वह नॉर्मल था 15%। और आपको जो एडिशन में जो मिलेगा ना वो मिलेगा 20%, यानी आपको और ये जो 20% है ना सिर्फ पहले साल में लागू होगा, ओनली इन फर्स्ट ईयर, उसके बाद ये नहीं मिलेगा। अब समझते हैं फंडा की इनकम टैक्स में आपको छूट क्यों दी। अगर आप मानो अगर आप मशीन लाओगे तो क्या क्या होगा उसके अंदर जी। अगर मशीन अगर आपके ये मानिए ये कोई एक अब्रॉड है जो भी है, ठीक है, यहाँ पर से इंडिया के अंदर मशीन आ गई, ये अपना भारत देश है, भारत देश के अंदर मशीन आई है तो मशीन के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी, कई इम्पोर्ट्स ड्यूटी भी लगेगी। और ये जो भी ड्यूटी लग के जाएगी किसको जाएगी? जी हाँ, भारत सरकार यानी मोदी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे क्या बेनिफिट है? उनका जो रेवेन्यू है ना वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर आपने ये वाली जो मशीन है, भोले भाले आदमी इंडिया के अंदर आने के बाद आपने इस वाली मशीन को खरीद लिया तो इसके ऊपर आप गवर्नमेंट को क्या दोगे? जीएसटी। जी हाँ, तो बेनिफिट इस कारण दिया। आप ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा दयालु होगी सेंट्रल गवर्नमेंट या क्या कोई सी भी गवर्नमेंट, बस आपको लूटने के तरीके हैं। ओनली इन फर्स्ट ईयर। पर लेकिन ये वाले 20% है ना एडिशनल वाला, कट कर हो जाता है 35%। ओनली इन बिहार। अगर आप बिहार के बैकवर्ड एरिया में हो तो आपको डेप्रिसिएशन 35 + 15 यानी 50% मिलेगा पहले ही साल में। यानी असेट की वैल्यू 1 लाख रुपए है तो 50,000 रुपये आप पहले से ही माइनस कर सकते हो पहले ही साल में। आई होप आई एम क्लियर विद दैट पॉइंट, यानी विद दिस पॉइंट। ये पॉइंट आपने लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ इस वाले को। एक और पॉइंट लिखिए। जी हाँ, अगर आपने बिल्डिंग या कोई सी भी असेट बिजनेस के अंदर लाए हो तो फिर ये एक असेट है जो आपने परचेज करी है 2016-17 जिसकी प्राइस है
रुपए, 10 लाख रुपए। अब आप इस वाली जो असेट को है ना बिजनेस में लिया है 2020-21 में, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि असेट की प्राइस क्या होगी बिजनेस के अंदर? जल्दी बोलो, सोचो, उस कैंप पे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो क्या होगी। अरे 2020-21 में क्या 10 लाख रुपए होगी, या 10 लाख माइनस डेप्रिसिएशन? कितने साल का डेप्रिसिएशन लगेगा? 2016, 17, 18, 18, 19, 19, 20। गिनो मेरे साथ, अकेला नहीं गिनूंगा। 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20-21 में तो लिया है ना। कितने साल का डेप्रिसिएशन लगेगा? 4 साल का, नहीं 5 साल का, क्योंकि 20-21 में बेची नहीं, 20-21 में बिजनेस बनाए हैं। फिर से मैं सब गिनो, जल्दी गिनो। 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20-21, 5 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। यानी डेप्रिसिएशन फायदे है। आपके हिसाब से कौन सा पॉइंट सही होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए? जी बिल्कुल सही, ये वाला गलत है, यही वाला होगा। असेट हमने जिस दिन कन्वर्जन करी है स्टॉक इन ट्रेड से, उससे पहले जब हमने खरीदी है, उससे हम लोग को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर कर आना है उस तारीख तक जब हमने असेट कन्वर्जन करा है। यानी हम ये मान सकते हैं कि डेप्रिसिएशन जो 5 साल का है, लेट्स सपोज 3 लाख रुपए है, तो जो असेट में जो बुक वैल्यू के अंदर दिखाएंगे ना हम लोग, वो दिखाएंगे 7 लाख रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये मैंने मिटा दिया कि टाइम दे दिया था मैंने, क्या पेन दे दिया था आपको, इनफ से भी बहुत ज्यादा टाइम दे दिया था। लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे हम लोग, इसे सेक्शन के साथ याद रखना, अंडर सेक्शन 32 AD। अच्छा भी इसे सेक्शन के साथ याद रखना, बाकी कुछ भी मत याद रखना। नहीं भाई, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था ना वो सारा अंडर सेक्शन 32 के अंदर कवर था, और ये अंडर सेक्शन 32 AD के अंदर कवर है। इंसेंटिव ऑन प्लांट एंड मशीनरी। इंसेंटिव बोले तो बेनिफिट। क्या बेनिफिट? इसका मतलब सरकार हमें पैसा देगी। सरकार कभी किसको पैसा देती है क्या? खुद सोचो। ये मान लो ये आपका एक P&L है, और ये इसकी डेबिट साइड, और डेबिट साइड हम लोग सारा एक्सपेंसेस लिखते हैं। हमने इसका डिप्रिसिएशन लिख रखा है 10,000 रुपए। अब इंसेंटिव को भी हम डेबिट में दिखा देंगे। लेट्स सपोज इंसेंटिव 5,000 रुपए है, और हमारा प्रॉफिट दिखा रहे हैं हम लोग बुक में 20,000 रुपए। ऐसा बिजनेस करने से बढ़िया है जॉब कर ले, जानता हूं, पर ठीक है एग्जांपल ले लें। इंसेंटिव लगने से पहले जो बिजनेस का प्रॉफिट आ रहा था वो कितना आ रहा था? 10,000 रुपए। और लेकिन जैसे ही इंसेंटिव लग गया तो बिजनेस का प्रॉफिट कितना आ गया? 5,000 रुपए। ये रोल होता है इंसेंटिव का, यानी ये आपके जो प्रॉफिट होता है उसे घटाने में मदद कर दी है। अब पूछो कि घटाना क्यों है? अगर प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा, सिंपल चीज। मानो अगर आपका प्रॉफिट 10 लाख रुपए भी आ रहा है ना, तो भी आप कोशिश करो उसे घटाया किस तरीके से जाए, क्योंकि शेयर होल्डर्स को भी पता है कि कंपनी अपना
पैसा कम ही बताती है जितना आ रहा है। तो टैक्स बचाने की कोशिश करो, उससे क्या होगा, आपकी कंपनी ग्रो होगी, क्योंकि वो आप इसे अपने नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करोगे, आप फिर रिजर्व्स में डालोगे, उसके फिर कैपिटल रिजर्व्स बनाओगे, अलग अलग तरीके के रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, आइए चलिए। जो इंसेंटिव लगता है ना 15% लगता है, बट ओनली ऑन प्लांट एंड मशीनरी। यानी जितने भी जो प्लांट एंड मशीनरी है ना, उसके ऊपर 15% लगेगा। ये मैंने आपको पूरा चैप्टर हमारा यहीं पर ही एंड होता है। सॉरी, मैं सेक्शन लिखना भूल गया। इसका सेक्शन था अंडर सेक्शन 32 AD। सेक्शन से साथ याद रखोगे तो जल्दी आ जाएगा। और जैसे बड़े बड़े जो एग्ज़ाम में हैं, इंटरव्यू होते हैं, और एग्ज़ाम में भी आप लिखोगे तो सेक्शन लिखोगे ना, तो टीचर के ऊपर इम्प्रेशन अच्छा लगेगा एग्ज़ाम में। और अगर इंटरव्यू में दोगे तो सेक्शन बोलोगे तो इतनी ज़्यादा लंबी में राम कहानी समझाने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इतनी लंबी राम कहानी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सी चीज़ है सेक्शन याद करने का। ठीक है भाई, सॉर्ट आउट हो गया इस वाली क्लास के लिए। बस एक छोटा सा पॉइंट बच रहा है, इसे इतना बड़ा करके लिखना, इतना बड़ा करके लिखना। नोट, इफ asset sold out with in 5 years add in profit of PGBP। उम्मीद क्या करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा और चैप्टर फिनिश हो गया। भैया एक न्यूमेरिकल करवा दो बस जाते जाते, मेरी इच्छा। चल तो बोल दिया, चलो ये लिख लिया होगा आपने। जो डेप्रिसिएशन वाला है ना, वो एक न्यूमेरिकल करवा दो प्लांट एंड मशीनरी पे। जी हाँ, लेकर आ गया मैं एक 10 क्वेश्चन जो आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। और एक पिछले वाले सेक्शन 32 AD के अंदर मैं एक पॉइंट बताना भूल गया कि जो इंसेंटिव मिलेगा वो केवल बिहार वाले रीजन को मिलेगा, और 1/4/2015 के बाद वालों को मिलेगा। 1/4/2015 से पहले वालों को नहीं मिलेगा। ये मेरी मिस्टेक थी जो मैंने अभी सुधार ली है। आइए समझते हैं पॉइंट क्या बोल, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी आपके सबसे पहले क्या आएगा भैया, 15% इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों को डिडक्शन एडिशनल डेप्रिसिएशन में मिलेगा 15%। वो कुछ भी नहीं बोल रखा ना, बिहार नहीं बोल रखा ना, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना होगा, कितना होगा जल्दी बोलो यार, 20% होगा। वेल डन, पढ़ो क्वेश्चन को। रुपए 5 लाख की है फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, यानी एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग अवेल कर जाएंगे। उसके बाद ये तो बताया इसने मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए है। कब खरीदा है, 1 जनवरी 2021 को। यानी भैया 3 महीने ही बचे। कैसे, जल्द से हो गया वो जनवरी पिछले साल वाले को मत मान लेना, इस साल वाले को मानना। इस साल खरीदी अपन 1 जनवरी 2021 को। गिनो, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्या ये 3 अक्टूबर के बाद खरीदी है? जी हाँ, तो इसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा उसका 50%। आइए, और फिर इसके अंदर क्या बोल रहा है, 1 अप्रैल 2021 को पुट टू यूज करिए। अरे तेरी, अगले साल पुट टू यूज करिए, यानी
डेप्रिसिएशन अगले साल लगेगा, जो भी लगना होगा एडिशनल, जो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन इन सब का जो भी बेनिफिट मिलेगा अगले एकेडमिक ईयर में मिलेगा, इस साल नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर तो लिख दो नो डेप्रिसिएशन। और बी पॉइंट आता है 30 मार्च 2021, यानी भैया 2021 कब खत्म होता है? 31 मार्च, जस्ट उससे एक दिन पहले, एक दिन पहले असेट पुट टू यूज में ला दी, तो डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। आइए कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन को। 5 लाख रुपए, ये दोनों जो डेप्रिसिएशन है उन दोनों को प्लस कर देंगे। 15% प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना था? 20%, कितना आ गया? 35%। 5 लाख का 35% कितना हो गया? जल्दी बोलो। जी हाँ बिल्कुल सही, 1,75,000। लेस कर देते हैं, कितना आ गया? 3,25,000 रुपए। ये आपकी आ गई मशीन की WDV प्राइस। याद है WDV मेथड से करेंगे। अच्छा अगले साल के लिए कितना होगा? 2021-22। हमें क्या मतलब है भैया, कैलकुलेट कर लो ना, मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है। फिर तो एडिशनल डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगा, पहले साल के लिए था 15%। WDV अमाउंट का कितना आएगा? 3,25,000 का 15%। आइए मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। 32,000, 48,750 लेस कर देंगे, क्या अमाउंट आएगा? कितना आया था? 3,25,000, 3,25,000, 76,250, यानी 2,76,250 अगले साल की अमाउंट होगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक है ना पूरा वो कवर अप हो चुका है और ओवर भी हो चुका है। टाटा बाय बाय।